नमस्कार। तारीख 1 मई, दिन बृहस्पतिवार। ये BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। कार्यक्रम में आज करेंगे बात अमेरिका और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक समझौते पर बनी सहमति। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा, रूस के लिए स्पष्ट है संकेत। Thanks to President Trump's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing. जानेंगे क्या है इस अहम डील की अहम बातें और क्यों रूस के लिए ये है एक झटका। JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर राजन कुमार से। अभी जो बात हुई है दोनों देशों के बीच में, उस पे अभी क्लियर नहीं है। जो रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि उसमें वसूली नहीं की जाएगी यूक्रेन से, यानी कि जो अमेरिका पहले पैसा दे चुका है उसको इस डील के माध्यम से अमेरिका वसूल नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत पाकिस्तान से की तनाव कम करने की अपील। क्या बदल रहा है ट्रंप प्रशासन का रुख? करेंगे विश्लेषण। एक लिमिट तक तो कोई भी राष्ट्र किसी अपने शत्रु राष्ट्र की कोई भी एक्टिविटी को, गतिविधि को सहन करेगा, पर जब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद भारत जैसे राष्ट्र के पास कोई चारा नहीं बचता। जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। साथ ही आपको सुनवाएंगे रॉ के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत का इंटरव्यू भी। पर उससे पहले सुनिए देश और दुनिया की दूसरी जरूरी खबरें सुमिरनप्रीत कौर से। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ताज़ा आंकड़ों में 3 साल में पहली बार गिरावट देखी गई है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल के शुरुआती 3 महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 0.3% की गिरावट देखी गई है। ये उस दौर में हुआ है जब अमेरिका में सरकारी खर्चों में भारी कटौती की गई और बड़े टैरिफ्स के चलते आयात में इजाफा हुआ। GDP के इन नंबर्स में मंदी के डर को और बढ़ा दिया है। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को दोषी ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आपने शायद कुछ नंबर्स देखे होंगे, मुझे ये कहना है कि इसके जिम्मेदार जो बाइडेन है। ये तिमाही संख्याएं हैं और हम सत्ता में जनवरी में आए थे। मैं बाइडेन के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किए जा रहे काम के बहुत खिलाफ था। उनकी नीतियां हमारे देश को नष्ट कर रही थी, लेकिन हमने कई अलग अलग तरीकों से उनकी गड़बड़ियों को संभाला। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य और पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति ट्रंप पर आर्थिक संकट लाने का आरोप लगाया। उन्होंने अमेरिका में एक संवैधानिक संकट की भी चेतावनी दी। We are living in a moment when the checks and balances upon which we have historically कमला हैरिस कह रही हैं, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम जिन चेक्स और बैलेंसेस पर भरोसा करते आए हैं वो कमजोर पड़ने लगे हैं। हम जानते हैं कि जब चेक्स और बैलेंसेस खराब हो जाएं, ध्वस्त हो जाएं, या कांग्रेस या न्यायालय अपना काम करने में विफल हो जाते हैं, या दोनों अपना काम तो करते हैं लेकिन राष्ट्रपति फिर भी उनकी अवहेलना करते हैं, तो इसे संवैधानिक संकट कहा जाता है और ये ऐसा संकट है जो सभी को प्रभावित करेगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि ओडेसा शहर में रूस के ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। ओडेसा के गवर्नर ओलेह केपीर ने कहा कि रूस के इस हमले में जानहानि के साथ आवासीय इमारतें, एक सुपरमार्केट और एक स्कूल को खासा नुकसान हुआ है। रूस ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं यूक्रेन के खारसों में हुए ड्रोन हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये क्षेत्र रूस के नियंत्रण में है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन इस हमले के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बुधवार को ईरान को चेतावनी दी कि उसे हूतियों को समर्थन देने का परिणाम भुगतना होगा। हूती विद्रोहियों का यमन के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण है। अमेरिका ने मार्च में हूतियों के खिलाफ हमले बढ़ाने के बाद से इस ग्रुप के 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों को वजह बताया। भारत में कोलकाता के जिस होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई थी, उसके मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि होटल के मालिक आकाश चावला और मैनेजर गौरव कपूर को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। मंगलवार 29 अप्रैल को कोलकाता के मछुआ इलाके में स्थित होटल में आग लग गई थी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. You're in no position. बीते 28 फरवरी का दिन जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस तीखी बहस को पूरी दुनिया ने देखा और सुना। व्हाइट हाउस में यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक डील पर सहमति बनने वाली थी, लेकिन फिर दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डील कीजिए या फिर जाइए।
जेलेंस्की चले गए और वो ऐतिहासिक डील जिससे रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम का रास्ता खुलना था, धरी की धरी रह गई। लेकिन फिर पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में बीते 25 अप्रैल को दोनों नेता दोबारा मिले। 15 मिनट की बेरोक टोक बातचीत हुई और नतीजा ये रहा कि आज अमेरिका और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक प्राकृतिक संसाधन समझौते पर सहमति बन गई और दस्तखत भी हो गए। जिसके बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान जारी कर कहा, Thanks to President Trump's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing. अमेरिकी वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आज का समझौता रूसी नेतृत्व को स्पष्ट संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन उस शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है जो एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन की राह प्रशस्त करता है। अब वक्त आ गया है कि ये क्रूर और बेतुके युद्ध का अंत हो। हत्याएं रुकनी ही चाहिए और अमेरिका और यूक्रेन अपने नागरिकों के लिए इस समझौते पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए तैयार है। प्रेरणा, वहीं यूक्रेन की सत्ताधारी पार्टी सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी की सांसद लीसा यास्को ने बीबीसी से बात करते हुए इस समझौते को जायज ठहराया। There are good parts in it, which includes that we are not. लीजा यास्को कह रही हैं, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें अपना कुछ भी पूरी तरह दांव पर नहीं लगाना है। हम किसी को यूक्रेन के संसाधनों पर एकाधिकार नहीं दे रहे, बल्कि अमेरिका के साथ एक जायज डील कर रहे हैं। जहां वो कई ऐसे फंड में निवेश करेंगे, उन्हें मिनरल डील का 50% एक्सेस होगा और कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे इससे होने वाले मुनाफे पर ना तो यूक्रेन बल्कि अमेरिका में टैक्स लागू होगा। साथ ही अमेरिका हमसे किसी तरह का कर्ज नहीं वसूल रहा है, जैसे कि पहले बात हो रही थी। तो ये सारी चीजें हमारे ही पक्ष में हैं, ऐसा कहा लीजा यास्को ने। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस डील को दोनों देशों के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही जंग को खत्म करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। कैसे, इस पर आए उससे पहले ये समझ लें कि आखिर ये डील है क्या सिमरन, और इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। साथ ही क्या इस समझौते से आगे शांति की राह प्रशस्त हो सकती है, बता रहे हैं जेएनयू में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर राजन कुमार। अमेरिका और यूक्रेन के बीच में समझौता हुआ है और उस समझौते में यूक्रेन ने जो मिनरल्स की डीप बात चल रही थी कि अपने जो मिनरल्स यूक्रेन के हैं वो अमेरिका को देगा, तो उस पे बातचीत हुई है और समझौते पे यूक्रेन ने इस समझौते में इस पे एग्री किया है कि वो जो उसके मिनरल्स हैं उसको में अमेरिका आके इन्वेस्ट कर सकता है। उससे जो संबंधित बात यह थी कि अमेरिका दबाव बना रहा था कि अमेरिका ने जो भी एड पहले दिए थे या मिलिट्री वेपन्स इत्यादि दिए थे उसके कॉस्ट को वो वसूल करेगा और उस कॉस्ट को इस डील से वो लिंक करके रखेगा। अभी जो बात हुई है दोनों देशों के बीच में, तो उस पे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह लग रहा है, जो रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि उसमें वसूली नहीं की जाएगी यूक्रेन से, यानी कि जो अमेरिका पहले पैसा दे चुका है उसको इस डील के माध्यम से अमेरिका वसूल नहीं करेगा। लेकिन यह बात जरूर है कि जो भविष्य में यानी कि फ्यूचर में जो भी सपोर्ट मिलता है उसको वो उस एक इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट किया जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट फंड में जो अभी पैसे मिलेंगे यूक्रेन को, तो वो उसको यूक्रेन को पे करना पड़ेगा अमेरिका को। ये दूसरी बात है। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसमें कि बिल्कुल एक्सप्लिसिट सिक्योरिटी गारंटी की बात थी, तो उसमें सिक्योरिटी गारंटी की बात अभी भी नहीं की गई, यानी कि अमेरिका किसी भी माध्यम से अपने जो उनके जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं उसके माध्यम से यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए बाध्य नहीं है। आज जब अमेरिका के वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की इस डील की, तो उन्होंने कहा कि रूस के लिए ये एक स्पष्ट संकेत है। इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसमें जो रूस के लिए संकेत यही है कि अब यूक्रेन डील करने के लिए, पहला तो यह कि यूक्रेन अब अमेरिका से डील करने के लिए तैयार हो गया है। तो जो कंडीशंस रूस लगाने की कोशिश कर रहा था, तो रूस को भी समझना चाहिए और अगर समझौता हो जाता है और अगर अमेरिका इन्वेस्ट करता है तो रूस को फिर आक्रमण उस ढंग से नहीं करने दिया जाएगा। एक तरह से संकेत देने की यह कोशिश हो रही है। तो ये जो बात कही जा रही है कि इस डील से आगे शांति की राह प्रशस्त होगी, इसका क्या मतलब है? देखिए, इससे थोड़ी सी आशाएं तो बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि यह मान के नहीं चला जाए, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे डील कर लिया है, तो इसका मतलब है कि अब अमेरिकन इन्वेस्टर आने शुरू कर दें। मैं बता दूं कि अमेरिकन इन्वेस्टर, सरकार वहाँ इन्वेस्ट नहीं करती है, हमेशा प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स
तब तक वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक उनका सिक्योर्ड वहां पे रिटर्न की संभावना नहीं बनती है। वो अमेरिका या पश्चिमी देशों से तभी इन्वेस्ट करेंगे जब एक सिक्योर रिटर्न की, और जब तक युद्ध की अभी जिस ढंग की संभावना है वैसे में यह मान के चलें कि बिल्कुल अभी इन्वेस्टर वहां पे नहीं आएंगे। अगर वहां पे नहीं आते हैं तो वो जो जिसके अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन्वेस्टर आते हैं तो रूस पे आक्रमण नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। यह जरूर है कि अब दूसरे जो कंडीशंस थे अमेरिका के तो उस पे बातचीत होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये नेगोशिएशन की प्रक्रिया चलती रहेगी और बहुत ज्यादा आशाएं अभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी जो डील्स होने चाहिए वो अभी दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ है। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले यह भी कह चुके हैं कि क्राइमिया को वो रूस को दे देंगे और उसके लिए यूक्रेन को एग्री करना, लेकिन यूक्रेनियन शासन जो है वो ये एग्री नहीं कर सकता है। वो नहीं मान सकता है कि क्राइमिया लीगली रूस का हिस्सा है। और दूसरा कि यूरोपियन फोर्सेस की जो बात होती है, पीस कीपिंग फोर्सेस, क्या अमेरिका के सपोर्ट के बिना यूरोप वहां पे अपने फोर्सेस भेजना चाहेगा, इस पे भी गारंटी नहीं है। कुल मिला के सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। यह यूक्रेन के फेवर में डील को नहीं देखा जा सकता पूरी तरह से। प्रेरणा, हालांकि इस समझौते पर रूस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि आखिरकार ट्रंप ने यूक्रेनी सरकार को मजबूर कर अमेरिकी मदद के लिए भुगतान करवा ही लिया। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के यूक्रेन अलर्ट के एडिटर पीटर डिकिंसन। Well, the Russians won't like it. I think that's clear. They will see this as a blow in terms of it cements the relationship. पीटर डिकिंसन कह रहे हैं, मुझे लगता है ये साफ है कि रूसी इसे पसंद नहीं करेंगे। उनके लिए ये झटका है क्योंकि इससे अमेरिका और यूक्रेन के संबंध बेहतर होंगे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने लगातार 3 महीनों से बयानबाजी कर रूस को काफी प्रोत्साहित किया। प्लान था यूक्रेन को दी जा रही मदद रोकना, जिससे यूरोप की सुरक्षा पर खतरा आ जाता। लेकिन अब इस समझौते के बाद रूस खुश नहीं होगा, क्योंकि अब अमेरिका यूक्रेन को लंबे समय तक मदद करने के लिए बाध्य है। ये सुरक्षा समझौता नहीं, और इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद देगा, माफ कीजिएगा, सैन्य मदद करेगा। लेकिन अब यूक्रेन के साथ अमेरिका के हित जुड़ चुके हैं, और ऐसे में यूक्रेन में जिस जीत के बारे में रूस सोच रहा था उसे हासिल करने में रूस को अब खासी दिक्कत होगी, ऐसा कहा पीटर डिकिंसन ने। तो सवाल ये है सिमरन कि क्या वाकई रूस के लिए ये एक बड़ा झटका है? जी, तो यही सवाल मैंने दोबारा से राजन कुमार से पूछा। ये मुझे लगता है कि अमेरिकन पर्सपेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने डील वहां पे करने में सक्सेसफुल हो गया तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दिखा सकते हैं कि वो चूंकि अपने आप को एक मास्टर डील मेकर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनली, तो वह वहां पे अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि यह डील हो गया है और अब इसका असर रूस पे पड़ेगा नहीं। मैं बता दूं कि पुतिन को उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था यूक्रेन के मामले में, कि टेरिटरी ऑक्यूपेशन की बात कर ली थी, क्राइमिया देने की बात हुई थी, सिक्योरिटी गारंटी नहीं देंगे, नाटो की मेंबरशिप नहीं देंगे, तो यूक्रेन को मिला क्या? यूक्रेन आखिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने युद्ध करवाया तो यूक्रेन को क्या मिला वहां पे? तो वैसे में यूक्रेन के फेवर में बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं है। और अगर जिन शर्तों पे देखिए, जो वार का समय होता है वहां पे जो विक्टिम है, जो यूक्रेन की स्थिति है, वो अपने अभी बिल्कुल उसकी मजबूरी है अमेरिका के साथ साइन करना। वो नहीं चाहे तो उस और भी रूस उसकी टेरिटरी को कैप्चर कर सकता है। तो वैसे में मुझे नहीं लगता है कि यह डील किसी भी मायने में यूक्रेन के फेवर में है। यह जरूर है कि यूक्रेन काफी दबाव में है, उसके पास चॉइसेस नहीं है। यूरोपियन देश भी उनको जिस ढंग सपोर्ट कर सकते तो वो नहीं कर रहे हैं। तो वैसे में यूक्रेन ने मजबूरी में आके यह डील अमेरिका के साथ साइन किया। तो राजन कुमार का जैसा कहना है कि यूक्रेन ने ये डील दबाव में किया है, लेकिन यूक्रेन के बाकी साझेदार देश जैसे ब्रिटेन ने इस समझौते का स्वागत किया है। वहीं यूक्रेन ने जो समझौते की कॉपी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है, उसमें ये साफ लिखा है सिमरन कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद देश में बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। तो इसे यूक्रेन एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह ज़रूर प्रचारित कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इसे एक तरीके से स्वीकृति दे रहा है कि हाँ, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और उसके बाद यूक्रेन में एक बड़ी क्षति हुई। अब से थोड़ी ही देर पहले यूएस व्हाइट हाउस की तरफ से एक ब्रीफिंग भी की गई, प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें वही सारी बातें दोहराई गई हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए एक बड़ी डील हुई है, हम इससे जो है वो सारे निवेश जो अमेरिका ने इस दौरान किए हैं यूक्रेन में, जब से जंग शुरू हुई फरवरी 2022 से, तब से जितनी भी मदद यूक्रेन को अमेरिका ने की है, वो एक तरीके से वो इस डील के ज़रिए वापस लेने की, टैक्स पेयर्स के पैसे को वापस कमाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले ये भी बता दें कि जहां एक और समझौते पर सहमति बनी है
वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले बरकरार हैं। यूक्रेन के ओडेसा में कल रात भीषण हमले हुए। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक गुजरी रात बीते साल से अब तक के सबसे भयानक रातों में से एक थी। वहीं यूक्रेन के कुछ और इलाकों में भी हमले हुए हैं, जैसा कि आप खबरों में बता रही थी। जी बिल्कुल, और इसके लिए हालांकि कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं आई है रूस की तरफ से। वहीं कई और भी इलाके हैं जो अब रूस के नियंत्रण में हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने कुछ हमले किए हैं, ऐसा रूस ने दावा किया है। हालांकि बीबीसी इन दावों की अभी तक तो पुष्टि नहीं कर रहा है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और पॉडकास्ट में अब बात भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की। प्रेरणा, बीते 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ही देशों ने अपने एयर स्पेस को एक दूसरे के विमानों के लिए बंद कर दिया है और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फ़ोन करके भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत में कहा कि भारत को तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी फोन पर बात की और कहा कि आतंकवादी हमले की निंदा की जानी चाहिए और पाकिस्तान को इसकी जांच में सहयोग करना चाहिए। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम चरमपंथी हमले के बाद ये पहली बार है जब तनाव कम करने के लिए वाशिंगटन की ओर से, यानी अमेरिका की ओर से, इतने उच्च स्तर पर एक ही दिन दोनों देशों से बातचीत की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने एक बयान जारी कर इस कॉल के बारे में जानकारी दी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है उनकी ओर से जो जारी किया गया बयान है उसमें कहा गया है कि बातचीत में पीएम शहबाज शरीफ ने भड़काऊ बयान देने से बचने का भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका से अपील की है और शरीफ ने मार्को रूबियो से बातचीत में सिंधु जल संधि समझौते का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह समझौता 24 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है और दावा किया कि इसमें किसी भी पक्ष द्वारा एक तरफा पीछे हटने का और ये हक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। मरने वालों में 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय युवक था। हमले के एक दिन बाद ही 23 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए। इसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी में एकमात्र चालू लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करना और राजनयिक संबंधों को कम करना शामिल रहा। साथ ही भारत ने भी पाकिस्तान के लोगों को दी जाने वाली वीज़ा सेवाओं को बंद किया। उधर पाकिस्तान ने कहा था कि अगर पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश की गई तो वो इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान पर चरमपंथियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। हालांकि पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज किया। लेकिन जिस दिन ये हमला हुआ था सुमिरन, उस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति, आपको याद होगा, जेडी वेंस भारत दौरे पर थे। उन्होंने इस हमले की पुरजोर शब्दों में निंदा की थी। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री को फोन कर फुल सपोर्ट यानी पूर्ण समर्थन की बात कही थी। कई और देशों के नेताओं के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस ट्विटर पे, एक्स पे कई पोस्ट भी आए थे इस घटना को खंडन करते हुए और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति शोक भी उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन हम बात जब अमेरिका की कर रहे हैं तो पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी सरकार के बयानों को कुछ हलकों में ऐसे पेश किया जाने लगा जैसे अमेरिका ने भारत को फ्री हैंड दे दिया हो। जी पर मार्को रूबियो के कॉल ने, जो हालिया कॉल आया है, उन्होंने जो दोनों देशों से बात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और इधर विदेश मंत्री से बात की है, उसने वापस से ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या अमेरिका ने एक बार फिर कूटनीतिक रास्ता इख्तियार कर लिया है? भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? आपने यही समझा अब से थोड़ी देर पहले किससे? जी, हमने बात की अमेरिकी विदेश नीति के जानकार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मनन द्विवेदी से। जी, मैं ये कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान में रिश्ते कभी अच्छे रहे ही नहीं। तलखी तो संबंधों में शुरू से रही है और यहाँ पर दो राष्ट्रों के द्वंद्व की बात है, यहाँ दो राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की टकराहट की बात है। और तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ओपिनियन भी जो है वो अब भारत के लिए बड़ा ही अनुकूल है। एक जो चीज होती है, एक अवधारणा होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्टडी में, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड ऑफ नैरेटिव्स, थ्रेशोल्ड मार्केट प्लेस।
एक लिमिट तक तो कोई भी राष्ट्र किसी अपने शत्रु राष्ट्र की कोई भी एक्टिविटी को, गतिविधि को सहन करेगा, पर एक लिमिट के बाद जब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद भारत जैसे राष्ट्र के पास कोई चारा नहीं बचता। जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। पर जिस तरीके से मार्को रूबियो ने बोला है, तो यही अमेरिका की पुरानी कूटनीतिक कमजोरी है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हाइफनेशन कर देता है। मतलब कर देता है कि अमेरिका इंडिया, अमेरिका पाकिस्तान, इस तरह की बातचीत कर लेता है। पर जो पहला रिएक्शन जो आया था अमेरिका का, जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और जेडी वैंस उस समय आगरा और जयपुर आए हुए थे कुछ दिनों पहले पहलगाम टेरर अटैक के दौरान, तो जेडी वैंस और इन दोनों ने ये कहा कि ये बड़ा ही अशोभनीय कृत्य है, बड़ा ही नृशंस कृत्य है और भारत के साथ पूरा सपोर्ट और सिंपैथी अमेरिका की भारत के साथ मौजूद रहेगी। पर जो मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट आया है उससे यही प्रतीत होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर करना अभी तक अमेरिका नहीं सीखा है। तो अमेरिकी विदेश नीति के बारे में बात कर रहे थे मनन द्विवेदी। यहाँ पर प्रेरणा बता दें कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है पीट हेग्सेथ, उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इस चरमपंथी हमले में, उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की और कहा कि इस हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई है हाँ जी, तो एक तरीके से अभी लेटेस्ट ये पीट हेग्सेथ का बयान है। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहूंगी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने मुलाकात की। इस बैठक में चीनी राजदूत ने कहा है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लगातार समर्थन देने के लिए शहबाज शरीफ ने चीन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है और इस युद्ध में काफ़ी कुछ खोया है। अगर आप ये समझना चाहें कि चीन किस हद तक इस पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का साथ दे सकता है, तो बीबीसी हिंदी के पन्ने पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक एनालिसिस प्रकाशित हुई थी। आप इसे चाहें तो हमारे पन्ने पर आकर पढ़ सकते हैं। पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं सिमरन, तो आज एक विशेष बातचीत भी अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। क्या है ये बातचीत? जी, बातचीत है प्रधानमंत्री कार्यालय में जम्मू कश्मीर मामलों के पूर्व सलाहकार और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख रहे अमरजीत सिंह दुलत से बातचीत की है बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने। और जुगल ने इस बातचीत में यही समझने की कोशिश की कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके सुरक्षा के नज़रिए से क्या मायने हैं, क्या जो हुआ वो खुफिया तंत्र की चूक थी। इस माहौल में जम्मू कश्मीर में भारत को क्या नीति अब अपनानी चाहिए और क्या भारत पाकिस्तान जंग की ओर बढ़ रहा है, यही जानना चाहा जुगल पुरोहित ने। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। और जब हम इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं या इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कश्मीर में जो क्रूशल इंटेलिजेंस है वो कश्मीरियों से ही मिलेगी आपको। तो कश्मीरियों को आपके अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कश्मीरी कांस्टेबल हो या थाना हो या स्पेशल ब्रांच हो, इंटेलिजेंस विंग हो, वहीं से आपको असली खबर मिलेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस लैब्स नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी लैब्स मानते हैं आप? हाँ, इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी, ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और क्या होना चाहिए आप मानते हैं? ये तो सरकार की मर्जी है, जैसे सरकार उचित समझे वैसे होगा। आप क्या मानते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं तो पूछताछ होगी, मैं समझता हूँ कि भाई ये कैसे हुआ, चाहे इसकी ओपन इंक्वायरी हो या क्वाइट इंक्वायरी हो, ये तो पूछताछ तो हो ही रही होगी ना। प्राइमरीली किसको दोषी मानते हैं आप, या किसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो और उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स हों? मैं किसी को दोषी नहीं नहीं कहना चाहता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो दिल्ली के हाथ में है ना, उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है। तो दिल्ली को देखना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देखना चाहिए कहाँ से ये गड़बड़ हुई। इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को सुधारने के लिए क्या कदम लिए जाने चाहिए आपके हिसाब से? कश्मीरी कभी दुखी नहीं होना चाहिए। या देखिए, पिछले कुछ सालों में कई चीज़ें सुनने में आती हैं। अगर आप कश्मीर जाएं ना, नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज अ कश्मीर वॉचर, तो कई चीज़ें सुनने में आती है। जैसे मसलन जब 370 हटाया गया तो
तो फिर हिंदुस्तान में लोग खुश हुए और अच्छा है ये बीमारी हटी। तो कश्मीरियों ने कहना शुरू किया कि दिल्ली तो हमेशा ही हमारे खिलाफ थी, पर हमें ये नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान के लोग भी हमारे खिलाफ हैं। तो इस तरह की बात होने लगी। फिर जब ये 370 आगे चला तो फिर कश्मीरी चुप हो गया। सो ये जो कश्मीरी साइलेंस है ना, ये भी इसका ख्याल रखना चाहिए। ये साइलेंस इज नॉट अ गुड थिंग। ऐसा कहा जा रहा है कि जो टूरिस्ट जिनको मारा गया पहलगाम में, उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। तो आप इसमें क्या डिज़ाइन देखते हैं और भारत को अपने रिस्पांस में क्या चीज़ें फैक्टर इन करके उसको रिस्पांस को देने की ज़रूरत है? हमें बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है। कश्मीर हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है और हिंदुस्तान में भी कोई हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक ही है। दैट इज़ द मेन मैसेज दैट नीड्स टू गो आउट ऑफ हियर। इस बातचीत को अगर आप पूरे विस्तार से सुनना चाहते हैं तो BBC हिंदी के YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। साथ ही आज गुरुवार का दिन है तो फिट जिंदगी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज सुनिए इस कार्यक्रम में क्या है खास पेशकश। आम को कुछ लोग फलों का राजा कहते हैं और कुछ के मन में इस फल को लेकर कई सवाल है, जैसे कि कैसे पता लगाएं कि इसमें केमिकल्स हैं या नहीं, क्या डायबिटीज वाले लोग आम खा सकते हैं, एक दिन में कितने आम खा सकते हैं या एक बार में कितने आम खा सकते हैं, और खाने से पहले आम को भिगोना जरूरी क्यों है। तो आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये है फिट जिंदगी। मैं आपके साथ हूँ सुमिरा। गर्मियों का मतलब सबके लिए अलग अलग। कोई गर्मियों की छुट्टियों पर जाता है घूमने, यानी ट्रैवल प्लान्स बनते हैं। तो कुछ के लिए गर्मी का मतलब होता है कि अब नॉन स्टॉप आम खाने को मिलेंगे। आम भी कितने सारे टाइप्स के हैं, चौसा, सफेदा, लंगड़ा, अल्फोंसो, आम्रपाली, केसर, दशहरी। अब आम स्वाद तो होता ही है, साथ ही इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लोग ऐसी खबरें सुनते हैं कि आम को आर्टिफिशियल तरीकों से या फिर केमिकल से पकाया गया है। तो सवाल नंबर 1 कि आखिर सही आम को कैसे पहचानें। कई बार कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है फलों और सब्जियों को समय से पहले पकाने के लिए। हालांकि कैल्शियम कार्बाइड के इस इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ता है। आपको उल्टियां आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं, कमजोरी फील हो सकती है और निगलने में दिक्कत आ सकती है। तो जब आप बाजार जाएं और आम देखें तो सबसे पहले ये देखिए कि कहीं उसमें गाढ़े काले धब्बे तो नहीं। अगर ऐसा है तो हो सकता है उससे कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया हो। जो आम दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, कलर, शेप और साइज में यूनिफॉर्मिटी हो, परफेक्शन हो, तो भी हो सकता है कि कुछ केसेस में उसे आर्टिफिशियली पकाया गया हो। अब जो नेचुरली पका हुआ आम होता है वो हल्का सा कहीं से पीला होता है, हरा होता है या ऑरेंज कलर के शेड्स हो सकते हैं और छोटे छोटे काले धब्बे हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स हर मैंगो अलग और उसकी अपीयरेंस अलग। अब अगला सवाल, एक बार में आप कितने आम खा सकते हैं और क्या डायबिटीज वाले लोग इसे खा सकते हैं? ICMR कहता है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक दिन में आप 100 ग्राम फल खा सकते हैं और इसमें आम भी शामिल है, यानी इसको भी आप बाकी फ्रूट्स की तरह खा सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स के बारे में और कुछ बता रही हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट प्रोफेसर संगीता गुमर। इट डिपेंड्स आपकी क्या कंडीशन है। अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो आप खा सकते हैं क्योंकि इट्स हाई कैलोरी। बट यदि आप बैठे रहते हैं, सीडेंट्री हैं या डायबिटिक हैं या कोई और कंडीशन है, डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं। मगर डायबिटिक को अपने ओवरऑल मील में प्लान करना होगा कि वो इसे कब खाए। आप जो भी फ्रूट्स खाएं वो फाइबर ज्यादा हो। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उन्हें इस फल से परेशानी हो सकती है। कारण ये कि कुछ फलों में जैसे कि सेब, अंगूर, कीवी, लीची, आम, इन सब में फ्रूक्टोज का लेवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा, प्लान करके खाइए। ये देखिए कि फल के साथ आप और क्या ले रहे हैं, आगे पीछे आपने क्या कंज्यूम किया। कुछ लोगों को आम के छिलकों से एलर्जी भी होती है, तो इस तरह के फलों को खरीदते वक्त या फिर उन्हें धोते वक्त आप ग्लव्स पहन सकते हैं। तो आम के लिए कुछ बातों का ध्यान रखिए। आप उसे जब खरीदते हैं तो उसे कम से कम 2 से 3 बार धोएं और फिर आम एंजॉय करें।
तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। मुझे और सिमरन प्रीत को दे इजाजत, लेकिन याद रखें कि दिन भर की सभी खबरों के लिए BBC हिंदी का पन्ना यानी वेबसाइट आपके साथ 24 घंटे मौजूद है। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।